तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस की पहली यूनिट, जो कि केमिस्ट्री की भी पहली यूनिट है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये लेक्चर खास आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ध्यान से लेक्चर को सुनना है, समझना है, और जब जहां आपको लगे कि कॉपी में इस चीज को लिख लेना चाहिए, उसको लिख लेना है। कंजूसी नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। इस लेक्चर में खास बोर्ड एग्जाम में इस यूनिट से आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो सब आराम से ध्यान से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो पहला सवाल इसमें पूछा जाता है, जो केमिस्ट्री की भी डिमांड है, जब बच्चा पहली बार केमिस्ट्री सुनता है, कहीं देखता है, तो सबसे पहला शब्द जो जनरली कॉमनली वो सुनता है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बच्चों आमतौर पर पूछे जाने वाला एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर से अमूमन बहुत बार पूछा गया है। जैसे आपसे पूछें कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बच्चों एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें एक पुराना सब्सटेंस नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि किसी ओल्ड सब्सटेंस को न्यू सब्सटेंस में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए कुछ चेंजेस करके, वो चेंजेस क्या हैं वो चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल किसी ओल्ड सब्सटेंस को न्यू सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो ऐसे फिनोमिना को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ओल्ड सब्सटेंस होता है बच्चों, इसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जिसमें ये कन्वर्ट होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि हमारे पास रिएक्टेंट है, हमने कुछ चेंजेस किए और वो प्रोडक्ट बन गया। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर है? जैसे कि अगर आपने सुना हो कि जब खाना पकाया जाता है तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स डाले जाते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है, अपीयरेंस चेंज हो जाती है। इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस एग्जाम्पल को आप दिमाग में रख सकते हैं। कैंडल को जलाया, कोयले को जलाया, लकड़ी को जलाया, खाना पकाया, ये सब केमिकल रिएक्शन है। अब क्या है कि केमिकल रिएक्शन को कागज पर कैसे लिखा जाता है? क्या हम इंग्लिश के ही वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स, कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि मैथ्स का एक बेसिक फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, वैसे ही केमिस्ट्री में एक बेसिक चीज है कि आपको C+O2 CO2 तो पता ही होगा। जैसे अगर मैं C+O2 CO2 लिख दूं, तो देखो मैंने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। इसी रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का। यानी मुंह से मैंने कुछ कह दिया कि ये सब हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है। अगर मैंने उसको कागज पर उतार दिया सिंबल्स की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में, तो वो केमिकल इक्वेशन। ठीक बात? क्या आपको ये क्लियर है कि इसको रिएक्टेंट कहा जाएगा? यहां जैसे दो रिएक्टेंट्स हैं C और O2, और यहां पर है CO2 नाम का हमारा प्रोडक्ट। बात क्लियर? यही है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बात क्लियर? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल। ठीक बात है? चलो, तो चैप्टर के जो पहले दो सवाल हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, वो शायद हर बच्चे को क्लियर है। चलो, फिर
फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जहां से सवाल बहुत बहुत बार पूछा गया है, आप हर साल ही पाएंगे इससे क्वेश्चन तो है ही है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब सर ये बैलेंसिंग क्या है, चलिए पिछले एग्जांपल पर वापस चलते हैं। जैसे मैंने लिखा C+O2 CO2, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों C के कितने एटम्स हैं यहां पे, तो बच्चा कहेगा सर एक है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, तो आप कहोगे सर एक है। मैं कहूंगा बच्चों यहां पर O कितने हैं, तो आप कहोगे दो हैं। मैं कहूंगा बच्चों प्रोडक्ट साइड बताओ, तो आप कहोगे दो है। अब जो नहीं बता पा रहा है उसे तो मूर्ख कहेंगे, ठीक है। इतना तो बच्चे बेसिक चीज है। मैं आपसे पूछूं यहां कितना कार्बन है, तो आप कहोगे एक है। मैं कहूंगा उस साइड बताओ प्रोडक्ट साइड, तो आप कहोगे सर वहां भी एक है। तो कार्बन बैलेंस्ड है। यहां पर O कितने हैं, तो बच्चा बोलेगा सर दो हैं। वहां कितने हैं, यहां भी दो हैं, तो सर ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग क्या होती है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम्स को बराबर करना होता है, उसे बैलेंसिंग कहते हैं। इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा H2 plus O2 gives us H2O. We know this is water. ये इसको पानी कहते हैं। ये मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख दी। इसको रिएक्टेंट कहेंगे, इसको प्रोडक्ट कहेंगे, सिंपल है। अब मुझसे कहा गया कि भाई बैलेंस करो, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो क्या करना होता है, आपको इधर एटम देखने होते हैं लेफ्ट साइड, और उसको बराबर करना होता है राइट साइड के। यानी कुल मिलाकर लेफ्ट साइड का एटम और राइट साइड का एटम बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मैं समझाता हूं, यहां पर बच्चों H के दो एटम है, वहां कितने एटम है, दो एटम है, बराबर H बराबर। यहां O के कितने एटम है, दो, वहां कितने एटम है, एक। तो मैं कह दूं ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। कोई कहेगा किसकी वजह से बैलेंस नहीं है, तो आप कहोगे यहां पर जो O है और यहां पर जो O है वो बराबर नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। ठीक बात है। सवाल बच्चा पूछेगा कि सर बैलेंसिंग करने की जरूरत क्या है, क्यों करने हैं आपको एटम इधर के और उधर के बराबर। तो सिंपल सिस्टम है बच्चों, इधर के एटम और उधर के एटम इसलिए बराबर किए जाते हैं ताकि एक नियम है, यूनिवर्सल नियम, उसको सही किया जा सके। मतलब वो सही होता है इसलिए उसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। उसको फॉलो करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बच्चा पूछेगा कि सर वो इक्वेशन क्या है, वो लॉ क्या है, वो नियम क्या है। उस नियम को बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, गैस कर सकते हैं, सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये एक नियम होता है, इसको फॉलो करने के लिए हमें लेफ्ट साइड के और राइट साइड के एटम्स बराबर करने होते हैं, इसी को तो बैलेंसिंग कहते हैं। तो मैं अगर आपसे अलग से पूछूं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है ये, तो बच्चा बोलेगा सर सबको पता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं, मास सिस्टम का, किसी भी चीज का चेंज नहीं होता है। मतलब दैट इज टोटल मास of the system remains same, सेम रहता है। मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिस्टम का टोटल मास सेम होता है। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं चैप्टर को लेके, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मास रिएक्टेंट की तरफ है, जो मास रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही मास होना चाहिए
प्रोडक्ट की तरफ, उतना ही मास बच्चों होना चाहिए प्रोडक्ट की तरफ। जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक बात है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो भाई बहुत बेसिक चीज मिस कर रहे हैं आप। मैं आपको फिर बता देता हूं, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर हो सके, इसलिए जरूरी है दोनों तरफ के एटम्स भी बराबर हों। समझ गए? इसी को बैलेंसिंग कहेंगे, जब आप लेफ्ट साइड का और राइट साइड के मास बराबर कर दें। और मास बराबर करने के लिए आपको बस एटम्स बराबर करने हैं। एटम्स को बराबर कर दिया तो आपने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं बैलेंसिंग करते कैसे हैं। आइए, तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मैं इन इक्वेशंस को अभी आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। पेपर में बैलेंसिंग पूछी जा सकती है, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, वी नेवर नो, लेकिन जो तरीका है वो सेम होता है। यहां ट्रिक की, लॉजिक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, बस इधर का एटम और उधर का एटम बराबर कर दो। ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, इसमें अपना दिमाग फंसाने की जरूरत नहीं है। इतना भी टफ सिस्टम ये नहीं है। साइंस में और भी बहुत चीजें पढ़ दी हैं, उसके लिए दिमाग बचा के रखें। यहां ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं कर रहा हूं उसको फॉलो करना है। ध्यान से देखो, ये जो पहला एग्जाम्पल है ये वाला N2 + H2 NH3, ये बैलेंस्ड नहीं है, सबको दिख रहा है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है? आप बस एटम बाय एटम बराबर करते चलो, ठीक है? अपने आप बैलेंस हो जाएगा। कहीं फंसोगे तो उसका भी एक तरीका है। ट्रिक व्रिक में नहीं फंसना है, मेरी बात समझ लो, क्योंकि इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब बच्चों यहां दिमाग नहीं चलाओगे तो और चीजें कैसे याद करोगे? देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल, यहां बच्चों बताओ n कितने हैं? n कितने हैं? n 2 है लेफ्ट साइड। राइट साइड n कितने हैं? तो लेफ्ट राइट साइड तो 1 है। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखे आपने 2n, यहां देखा आपने 1n, तो यहां पर आपने 2 लगा दिया। और किसी एटम की टेंशन मत लेना, फिलहाल जिस एटम की मैं बात कर रहा हूं उसी एटम की बात करना। जैसे अभी मैं कह रहा हूं n को बराबर करते हैं, चलो n यहां कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 1। तो मैंने यहां 2 लगा दिया। आप जब भी कोई नंबर लगाएंगे इस चीज को ध्यान रखना, वो फॉर्मूले के सामने लगाना है। ऐसा नहीं चलेगा कि कहीं NH3 लिखना हो और आप ऐसे कर दो 2। नो, रॉन्ग। आपको हमेशा नंबर फॉर्मूले के सामने लिखना है, ठीक है? क्या n बराबर हो गया? फिर से देखो, n यहां 2, यहां भी 2। h को देखते हैं, h यहां पे 2, यहां पे 6 क्लियर हुआ? बच्चा कहेगा सर h तो 3 है। अरे मूर्ख है कारे, यहां पर h कितना है? 3। वहां सामने क्या लिखा है? 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बनता है, इसलिए मैं यहां पर भी 3 लगा दूंगा, ये भी 6 हो जाएगा। चलो दोबारा देखते हैं, यहां n है 2, यहां भी हो गए 2, यहां h है 6, यहां भी h हो गए 6, हो गया बराबर, बैलेंस्ड। कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, आप एटम बाय एटम बराबर करते चलो, बात बनी पड़ी है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो आओ, यहां क्या है? H। कितने H हैं बच्चों? 2। पूरे रिएक्टेंट साइड देख लेना कितने एटम है H के? 2। उस साइड कितने हैं? 2 बराबर। O कितने हैं यहां पर? 2। वहां कितने हैं इस साइड? कितने हैं? 1। तो यहां पर बच्चों O 2 हैं, यहां 1 है, तो इसको मैं 2 कर दूं। मैंने कहा ना, बराबर करने के लिए अगर आप कोई नंबर लिखेंगे तो वो फॉर्मूले के सामने लिखना है। आपको सर इससे तो H चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, रिविजिट कर लो। H कितने हैं? 2। यहां H कितने हैं सर? 4। तो यहां पर 2 कर दो, ये भी 4 हो जाएगा। O कितने हैं? 2। यहां O कितने हैं सर? 2। हो गया बैलेंस्ड, ये भी बैलेंस्ड हो गई, ये भी बैलेंस्ड हो गई। चलो उस एग्जांपल को ट्राई करो। यहां S कितने हैं? एटम बाय एटम, एक एटम एक बार में, ठीक है? इस साइड S कितने हैं? S 1। इस साइड S कितने हैं सर? 1।
सर एस तो बराबर है। अच्छा जी, ओ देखते हैं, ओ यहां कितने हैं, 3। उस साइड ओ देखो सर, यहां 2, यहां 2, 4 हो गए सर। कैसे बराबर करें आप बताओ? यहां पर कम है ना ओ, वहां ज्यादा है, वहां 4 है, यहां 3 है, तो यहां पर मुझे कोई नंबर लिखना पड़ेगा। तो किसी ने कहा सर आप एक काम करो, अगर आप यहां पर 2 लिख दोगे तो ये 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन? 6। और अगर आप यहां 2 लिख देंगे, देखो सर यहां भी 6 हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन ये रे, तो ये रे। इससे होगा क्या, एस भी बराबर हो जाएगा। यहां 2 एस है, यहां भी 2 एस है। हिट एंड ट्रायल बच्चे इसी को बोलते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, बैलेंसिंग करने के लिए आप जितना खोपड़ी चलाएंगे उतना ही दिमाग फंक्शन करेगा। केमिस्ट्री है, इक्वेशंस भी याद करनी है। हर चीज में ट्रिक के पीछे फंसोगे तो ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे आगे आपके हायर क्लासेस में, वहां आप ट्रिक की डिमांड करेंगे, वहां ट्रिक होगी नहीं, ट्रिक चलेगी नहीं, तो फिर दिमाग चलेगा नहीं। बात है मेरी सिंपल। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा भाई, जिसको ट्रिक आता है वो ट्रिक से कर ले, जिसको नहीं आता है वो ट्रिक के पीछे ना पड़े। सिंपल है। प्रैक्टिस, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए इसमें प्रैक्टिस कर लो। रैंडमली चलते हैं किसी एग्जांपल पे, इसको देखते हैं। यहां एन कितने हैं? 2। देखो पूरी जगह पे एन कितने हैं? 2। उधर देखो एन कितने हैं? 1। तो यहां 2 लगा दो। हमेशा नंबर फॉर्मूले के सामने। हो गया एन बराबर। अच्छा, एन बराबर हो गया जी। फिर आगे देखो अगला आइटम है एस। एस यहां कितने हैं? 1। देख लो वहां पर एस कितने हैं सर? यहां पर भी एस 1, तो एस भी बराबर है। चलो बढ़िया है जी, एन भी बराबर है, एस भी बराबर है। अब ओ देखते हैं, ओ कितने हैं? 4, 4। उस साइड ओ कितने हैं सर? 4, ओ भी बराबर है। आगे बढ़ते हैं, यहां बी ए कितने हैं? 1। यहां भी बी ए कितने हैं? 1, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, यहां सी एल कितने हैं? 2। वहां कितने हैं? 2। देखो ये रहा सी एल और ये रहा नंबर आगे 2, 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। कर दी ना बैलेंस? आसान है ना? चलो नीचे वाला भी ट्राई कर लो। बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं आपको, ध्यान से देखना। यहां पीबी कितने हैं बच्चों? 1। यहां पीबी कितने हैं? 1, बराबर, बराबर। और जिसको बैलेंसिंग आती है अपना टाइम वेस्ट मत करना, स्किप करना वीडियो आगे, ठीक है? अगर आपको बैलेंसिंग आती है, अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूं, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ पहाड़ नहीं है, ठीक है? यहां पीबी 1, यहां पीबी 1, बराबर। अब एन देखो, एन देखना, एन यहां है 1, नहीं नहीं, एन है यहां 2। ये जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है वो एन के साथ भी है, ओ के साथ भी है, तो यहां एन है 2। वहां कितने एन है देखो एक बार बताओ? 1। तो यहां एन 2, वहां 1, ये तो ना इंसाफी है। बराबर करो। तो सर यहां पर हम 2 लगा देता हूं सर, यहां पर भी एन 2 हो जाएगा, यहां पर भी एन 2 है ही। चलो ओ देखते हैं, ओ है यहां 6, 3 2 जा 6। वहां ओ कितने हैं सर? 2 2 जा 4, 2 6 और 1 7। देखो बराबर नहीं हो रहा है। यहां ओ कितने हैं? 6। यहां कितने हैं? 4 2 जा 6, 2 जा 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 है। तो ऐसे एटम्स में जहां एक एटम फंस रहा हो, अब कुछ नहीं करना, अब ध्यान से देखना। यहां 6 है, यहां पर 7 बन रहे हैं, अगर मैं यहां पर हाफ कर दूं, हो गए ना 6? चेक करो, 4 1 5 और ये 1 ही होगा ना, हाफ इंटू 2 1, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 6 हो गया। यहां भी 6 है। अब बच्चा सोचेगा सर आप यहां भी तो नंबर लगा सकते थे बेटा, तो मैं यहां नंबर लगाता, फिर पीबी चेंज करने जाता, फिर पीबी के सामने नंबर लगाता, फिर मैं एन चेंज करने जाता, सब गड़बड़ हो जाता। मेरा एक ये बात दिमाग में डाल लो, अगर एक एटम रोक रहा है बैलेंसिंग में तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप इसको नोट करो, कुछ इसमें से है तो ट्राई करें। लेट मी हैंडल दिस। ठीक है, देखो भाई
मेरे को करना पड़ता है अकेला काम, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हैंडल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, ठीक है, निकल चीज़ें, आप यहाँ ध्यान दो बस, बाकी मैं संभाल लूँगा। क्लियर है मेरी बात? अब बच्चा बोले कि सर मेरे को ये फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो भाई अगर तेरे को फ्रैक्शन पसंद नहीं है तो तू एक काम कर, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, उससे क्या होगा, ये फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाए और सबके सामने कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कोई फ्रेश एग्जांपल देता हूं आपको। देखो कहीं लिखा हुआ है C6H6 प्लस O2, ध्यान से देखना बेटा, बैलेंसिंग से हालांकि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आता है वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको प्रोडक्ट मिला CO2 और H2O। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए कहा है मैंने, ट्राई करो क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ट्राई करें। यहां कार्बन कितने हैं, C6, इस साइड कितने हैं 1, तो मैंने यहां कर दिया कार्बन को भी 6 बराबर, C बैलेंस्ड हो गया। अब H को देखो, H कितने हैं 6, यहां कितने हैं 2, तो मैं अगर 3 लगा दूं तो H6 हो गए बराबर। अब एक एटम रह गया बस, यहां O कितने हैं 2, यहां कितने हैं, यहां देखो यहां 6 2 जा 12 और 3 15, यहां 15 ऑक्सीजन है और यहां 2 ऑक्सीजन है, तो कैसे बैलेंस करूं? किसी ने कहा कि सर यहां पर 15/2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 15 है वो भी 15 है। देखो ये होता है फ्रैक्शन का कमाल। एक और दूं, ये वाला ट्राई करो, ये ट्राई करना, NH3 प्लस O2 NO प्लस H2। यही 7-8 सवाल जो मैंने यहां पीछे दिखाए हैं आपको, और ये अगर आप ये कर लो सफिशिएंट है, ठीक है, और भी बहुत कंटेंट है चैप्टर में, ठीक है, बैलेंसिंग में इतना टाइम नहीं लगाना है, कर लेंगे बराबर। यहाँ N1 है, यहाँ भी 1 है, तो N तो बराबर है, H यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बराबर करना है। तो किसी ने कहा 2 के आगे 3 कर दो, ये 6 हो जाएंगे, इसके आगे 2 कर दो, ये भी 6 हो जाएंगे, यहाँ 3 यहाँ 2 है ना, देखो N बराबर N बराबर, H 3 यहाँ H 2, किसी ने कहा यहाँ पर 3 कर दो 6 हो जाएंगे, यहाँ 2 कर दो H भी 6 हो जाएंगे। फिर बच्चा बोलेगा N बराबर नहीं हुआ, चेक कर लो N कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, N2 N2 H6 H6, O कितने हैं यहाँ पर, इस साइड लेफ्ट साइड 2, इस साइड कितने हैं 2 और 3 5, तो मैंने यहाँ क्या किया 5/, देखो आ रहा है। अगर कोई एक एटम रह रहा है बैलेंस करने के लिए तो आप ऐसे फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग इतनी आपको आती है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करना और चलो